कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ना शुरू कर चुके हैं प्रीएम्बल से। तो इस वाले चैप्टर में अब हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट, विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इट कंटेन्स आर्टिकल 1 to 4. नाउ लेट्स सी व्हाट दीज आर्टिकल्स आर फॉर। आर्टिकल नंबर 1 इज़ नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें नाम और भारत का कहाँ कहाँ पर क्षेत्र है वो ये पूरा दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 2 इज़ एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे हम नए स्टेट्स को इंडिया में ले सकते हैं और कैसे अगर वो कोई स्टेट नहीं है तो उसको इंडिया में ला करके कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल जो अभी तक इंडिया में नहीं है उसके बारे में है। 2A है, ये आर्टिकल सिक्किम के लिए बेसिकली बनाया गया था जब सिक्किम इंडिया का एज सच पार्ट नहीं था, मतलब वो एक एसोसिएट स्टेट का उसको दर्जा दिया हुआ था, एक प्रोटेक्टोरेट टाइप का, तो उसके लिए बनाया गया था। उसे रिपील कर लिया जब सिक्किम को स्टेटहुड दे दिया गया, तो उसके बाद में किसी काम का नहीं, तो अब ये रिपील्ड है। आर्टिकल नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसमें बेसिकली ये इंटरनल रीअरेंजमेंट के लिए है, इसका एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी को तोड़ करके उसमें से उत्तराखंड बना दिया, तो इस तरह से जो इंटरनल रीअरेंजमेंट होंगे या किसी स्टेट का हमने नाम बदल दिया, उसके लिए आर्टिकल नंबर 3 होता है। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल रीअरेंजमेंट के लिए कौन सा है, तो आर्टिकल दे देंगे ऐसे 1 2 3 4, या एक्सटर्नल के लिए कौन सा है तो उसके लिए आर्टिकल 2 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 4 है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। यानी जो भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी लॉ बनाए जाएंगे उससे क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस आएंगे, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल क्या है वो भी इंडिया की टेरिटरी के बारे में ही है, और फोर्थ शेड्यूल क्या है वो सीट्स के एलोकेशन के बारे में है राज्यसभा में, तो उसमें भी ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे ही आएंगे। अब जो हमारा आर्टिकल 1 है वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है, इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसने क्या डिस्क्राइब किया है, दो चीज़ें उसमें आती हैं। इंडिया दैट इज़ भारत मतलब कि एक तो कंट्री का नाम पहले स्पेसिफाई किया हुआ है और दोनों नाम यूज़ किए हुए हैं, इंडिया भी और भारत भी, और दूसरा इसको डिस्क्राइब किया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो हालांकि हमारी पॉलिटी एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें दो स्तरीय सरकार होती है, एक तो सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर, और दोनों के बीच में पावर का डिवीजन होता है, क्लियर कट डिमार्केशन होता है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करती है मोर और लेस। बट इंडिया में पॉलिटी फेडरल है लेकिन इसे डिस्क्राइब यूनियन ऑफ स्टेट्स किया गया है, तो इसका भी कुछ मतलब है वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो आर्टिकल नंबर 1 है ये दो चीज़ों को क्लियर करता है। नेम ऑफ द कंट्री, बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश के नाम की बात चली तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि भाई ट्रेडिशनल नाम भारत ही रहे, कुछ लोग चाहते थे कि इंडिया हो नया नाम, तो असेंबली ने दोनों का मिक्सचर कर दिया, इंडिया दैट इज़ भारत। दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी, कंट्री डिस्क्राइब्ड एज यूनियन although our constitution is federal in structure. As per Ambedkar, reason for choosing union of states instead of federation of states was Indian federation is not the result of an agreement among the states like American federation. भारत का जो फेडरेशन है ये नहीं है कि बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर साइन किया होगा कि हम चलो एक देश बना लेते हैं एग्रीमेंट करके, ऐसा नहीं है। देश पहले है, राज्य उसमें बाद में है, और ऐसा नहीं कि राज्यों ने समझौता करके हमारा देश बनाया है। सेकंड पॉइंट इज स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन। स्टेट्स के पास कोई अधिकार नहीं है इस यूनियन से अलग होने का। तो इंडियन फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। इंडिया की फेडरेशन को यूनियन से बोलते हैं क्योंकि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने जो डिफरेंट स्टेट्स बनाए हैं किस लिए बनाए हैं, ताकि वहाँ का प्रशासन आसानी से चलाया जा सके, सुविधा के लिए बनाया है। तो एज पर आर्टिकल 1 इंडियन टेरिटरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि इंडियन कैटेगरी किन तीन तरीके की है, हम कह सकते हैं। इसमें पहली है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स की टेरिटरी में डिवाइड किया जा सकता है। इंडियन टेरिटरी में एक टेरिटरी है जो स्टेट्स की टेरिटरी है, यानी यूपी की टेरिटरी, उत्तराखंड की टेरिटरी, ऐसे। दूसरी है यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं, तो जितनी यूटीज़ हैं, जैसे प्रेजेंटली 8 यूटीज़ हैं हमारे यहाँ, आज जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी हो गया है, लद्दाख भी यूटी है, तो इस तरह से जो भी हमारे यहाँ यूटी है उनके भी जो एरियाज़ है वो भी क्या है, टेरिटरीज़ में आते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ द टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। थर्ड टाइप ऑफ टेरिटरी विल बी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर करी है तो वो भी टेरिटरीज में आ जाएगी। वी नो दैट फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज़ एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट।
जो पहला शेड्यूल है, क्योंकि हमें पता है आर्टिकल वाली जगह पर ही सारी डिटेल नहीं दी जा सकती, तो जो डिटेल वाली चीज़ें आती हैं वो शेड्यूल्स में आती हैं, जो हमारे प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्योंकि हम किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन ही देंगे तो पहले हमारी कंट्री का नाम और जो उसका स्टेट्स का नाम है और यूटीज़ और उनका कहाँ कहाँ तक टेरिटोरियल एक्सटेंट है, ये फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। कंट्री का नाम नहीं दिया हुआ, कंट्री का नाम बेसिकली वो तो आर्टिकल नंबर 1 में ही दिया हुआ है। नाउ प्रोविजंस पर्टेनिंग टू स्टेट्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स। जितने भी प्रोविजंस हैं स्टेट्स के लिए गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। हाउएवर स्पेशल प्रोविजंस अंडर पार्ट 21 आर एप्लीकेबल टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रा, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका। तो जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं अंडर पार्ट 1 में, उसमें जो है जनरल प्रोविजंस को ये क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं, मतलब जनरल प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, वहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए जो है अप्लाई होंगे। तो वैसे कितने स्टेट्स हैं हमारे, 12 स्टेट्स हैं। 5th एंड 6th शेड्यूल जो है वो क्या, उसमें क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज विद इन द स्टेट्स। जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज होंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, किसी भी स्टेट के अंदर जो होंगे उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो 5th और 6th शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। जब हम टर्म यूज़ करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो एक वाइडर एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ इंडिया से, बिकॉज यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है कि सिर्फ स्टेट्स का यूनियन, उसमें यूनियन टेरिटरीज़ नहीं आती हैं और अदर टेरिटरीज़ नहीं आती हैं। जब टेरिटरी की बात करेंगे कि भारत का भूभाग, तो भारत के भूभाग में सिर्फ राज्यों का भूभाग नहीं है, वो भी भूभाग है जो कि यूनियन ने एक्वायर किया है, या यूनियन टेरिटरी जो कि वो भी यूनियन डायरेक्टली ही उसको सारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडर एक्सप्रेशन। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, यूनियन ऑफ इंडिया प्लस यूटीज़ का एरिया प्लस territories that may be acquired by government of India at any future time. States क्या हैं, states are the members of federal system. राज्य क्या होते हैं, एक सदस्य की तरह से होते हैं, एक जो हमारा संघात्मक प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है, उसमें states share a distribution of powers with the center, union territories and acquired territories directly administered by the central government. स्टेट्स जो हैं वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है, वो सदस्य हैं यूनियन की तरह से ही, वो एक पावर शेयर करते हैं सेंटर के साथ में। लेकिन यूटीज़ और एक्वायर्ड टेरिटरीज़ के केस में ऐसा नहीं होता, वो क्या है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया बीइंग अ सोवरेन कंट्री कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। अब ये इंटरनेशनल लॉ कौन कौन से मोड को रिकग्नाइज करता है एक्विजिशन के लिए, फॉरेन टेरिटरीज़ के, एक सेशन कि हमारे किसी से ट्रीटी हुई और उसने अपना एक पार्ट हमें सीड कर दिया, सेकेंड इज़ परचेज, थर्ड इज़ गिफ्ट, फोर्थ लीज, फिफ्थ इज़ प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रेफरेंडम कह सकते हैं हम, लेकिन रेफरेंडम का बहुत ही स्पेसिफाइड ये एक वर्जन होता है। सिक्स इज़ ऑक्यूपेशन, यानी अभी तक जो एरिया किसी के द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं था, किसी रिकग्नाइज्ड रूलर या कंट्री के द्वारा, हम उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सेवन्थ इज़ कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन, कि हमने किसी को जीत लिया या हरा दिया। अब इंडिया ने बहुत सारी फॉरेन टेरिटरीज़ एक्वायर की हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद में, जैसे कि दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम, पुडुचेरी। इन सब एरियाज़ पे बेसिकली किसी पे फ्रेंच का कब्ज़ा था, किसी पे पोर्चुगीज़ का था, तो इसको इंडिया ने बाद में एक्वायर किया। हम आगे देखेंगे कब कब कैसे कैसे। आर्टिकल नंबर 2 क्या है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। इसमें का मतलब ये है कि इंडियन जो पार्लियामेंट है उसको आर्टिकल 2 ये पावर देता है कि कोई भी एक्सटर्नल एरिया को इंडिया के अंदर ला सकता है और नए स्टेट्स को एस्टेब्लिश कर सकता है जैसा कि इसको उचित लगे। तो इसका मतलब है दस गिव्स 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। फर्स्ट, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन न्यू स्टेट्स, पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, यानी नए स्टेट्स जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं कहीं पर तो उनको हम ला सकते हैं और नए स्टेट्स इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं कोई एरिया लेकर के। तो इट डील्स विद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच वर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन। इट डील्स विद एक्सटर्नल एरियाज बीइंग एडेड टू इंडिया, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है और रेक्टेंगल से कवर किया हुआ है, एक्सटर्नल एरिया से डील कर रहा है। आर्टिकल नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है कि एक्सटर्नल एरिया से कौन सा डील कर रहा है, इंटरनल एरिया से कौन सा डील कर रहा है, तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहीं पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 3 डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो इंडिया का ऑलरेडी पार्ट हैं तो ये इंटरनल रीअरेंजमेंट है। डील्स विद इंटरनल री एडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ इंडिया।
पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3, वो क्या है? आर्टिकल 3 ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू ए फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी नया स्टेट फॉर्म करने की कैसे नया स्टेट फॉर्म हो सकता है अंडर आर्टिकल 3 कि किसी स्टेट से मैंने कोई पार्ट निकाल के नया स्टेट बना दिया, और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, या मैंने 2 स्टेट्स को मिला करके एक स्टेट बना दिया, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि 2-3 स्टेट्स को मिला के या 2-3 टेरिटरीज़ को मिला के या एक स्टेट को और दूसरे स्टेट की टेरिटरी को मिला के एक नया स्टेट बना दिया। जैसा हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे आंध्रा बना है, कैसे केरला बना है, ये सब इसी तरह से बने थे कि टेरिटरीज़ को मिक्स कर दिया 2-3 जगहों की। तो और थर्ड वे इज बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। और क्या राइट देता है आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। अब आर्टिकल 3 के अंदर 2 कंडीशन है। अ बिल कंसिडरिंग द अबव चेंजेस, अगर मुझे किसी राज्य की सीमा को छोटा या बड़ा करना है, या एक राज्य को डिवाइड करके 2 राज्यों में कन्वर्ट करना है, या 2 को जोड़ के नया राज्य बनाना है, तो उसके लिए जो मैं बिल लाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही आएगा। और बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू, अब प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से वो बिल आएगा, प्रायर रिकमेंडेशन से ये बिल आएगा आर्टिकल 3 वाला। और प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट को भी वो बिल रेफर करना होगा जिस स्टेट में वो चेंजेस कर रहा है उसकी लेजिस्लेचर को, ताकि वो अपने व्यूज़ दे सके एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। बट प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट वो बाउंड नहीं है बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज़ आर रिसीव्ड इन टाइम। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने टाइम में अपने व्यूज़ भी दे दिए कि भाई हम इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी पावर पार्लियामेंट की हाथ में है, पार्लियामेंट फिर भी अपने हिसाब से ही करेगी जो भी उसे करना है। तो और फर्दर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट। और हर बार अगर मान लीजिए वो बिल आ भी गया और उसमें कुछ और अमेंडमेंट भी कर रही है गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं कि बार बार ही उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजना पड़ेगा। और ये तो स्टेट के केस में था कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर के पास में भेजा भी, अगर यूनियन टेरिटरी का केस होगा तो कोई रेफरेंस नहीं उसमें देनी है, उसको रेफ़र नहीं करना है यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर को या किसी को। पार्लियामेंट अपने आप ही, क्योंकि वो पहले से यूनियन टेरिटरी है, यूनियन के कंट्रोल में है, तो पार्लियामेंट अपने आप डिसाइड कर सकती है। किसी स्टेट लेजिस्लेचर को, किसी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर को कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज़ नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस किसी स्टेट को कोई गारंटी नहीं दी हुई है कि भाई तुम्हारा अगर उत्तर प्रदेश है इतना बड़ा है तो उसे तोड़ के उत्तराखंड नहीं बनाया जा सकता। इंटरनल रीअरेंजमेंट टोटली पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में है, वो कितनी भी तरह से चाहे तो आपके स्टेट को तोड़ मरोड़ के नाम बदल के कुछ भी कर सकते हैं, और उसमें स्टेट कुछ कर भी नहीं सकता। देयरफॉर वी कैन से इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिया एज ए यूनियन, आप भारत देश को नहीं तोड़ सकते, लेकिन भारत देश के अंदर राज्यों को आप तोड़ सकते हैं, इसीलिए इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इन यूएसए ऑन द अदर हैंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में क्या है, जो राज्यों को आप उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, और वो जैसे एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही एग्जिस्ट करते रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है। US federal government can't form new states or alter borders of existing states without the consent of the concerned states. USA is an indestructible union of indestructible states. अब आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 के जो लॉज बनेंगे इसके अंदर, वो उसके लिए क्या है, हमें जो स्पेशल मेजॉरिटी वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि बाय 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिंपल लेजिस्लेशन से, सिंपल मेजॉरिटी से, जैसे ऑर्डिनरी बिल या ऑर्डिनरी लॉ पास होते हैं उसी तरह से ये ईजिली हो जाता है। तो इस चीज़ को बहुत फ्लेक्सिबल रखा गया है राज्यों का नाम बदलने को, ये रिजिड पार्ट में नहीं आता, ये फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ये अंडर आर्टिकल 368 नहीं है, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा टफ होता है आर्टिकल 368 के अंडर, ये हमने पहले भी देखा है कैसे टफ होता है। तो सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ये चीज़ हो जाती है। नाउ लेकिन हम स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 3, बट इट डज नॉट इंक्लूड पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। ये नहीं है कि मुझे यूपी का एरिया छोटा करना है तो मैं उत्तराखंड को उठा के नेपाल को दे सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
वो रहेगा कंट्री के अंदर ही। तो इसके अंदर ये पावर नहीं मिलती है कि आप सीड कर सकते हैं किसी बाहर की कंट्री को। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन कंट्री ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। वो रिजिड प्रोसीजर है, रिजिड पार्ट है। अगर आपको भारत का कोई पार्ट किसी फॉरेन कंट्री को देना है, दैट इज रिजिड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसीजर इज रिजिड, यू कैनॉट डू इट बाय सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। आपको उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी और वो अंडर आर्टिकल 368 ही वो अमेंडमेंट हो सकते हैं। Therefore, to transfer Berubari Union, West Bengal to Pakistan, 9th Constitutional Amendment Act 1960 was enacted. Although in 1969, Supreme Court said that settlement of a boundary dispute between India and another country does not require constitutional amendment. It can be done by executive action as it does not involve cession of Indian territory to a foreign country. बहुत सारी चीज़ें होती है कन्फ्यूजिंग ये सब। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है ना कि ये लॉयर्स पैराडाइज है, तो वैसे ये लैंग्वेज कितनी घूमी फिरी हुई है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप सीड कर सकते हैं, मतलब 368 के अंडर में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा एज पर आर्टिकल 368। बट अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना है, बट आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन के ही थ्रू कर देना है, बिकॉज इसमें क्या नहीं है, सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री नहीं है। अब इसे पढ़ के आदमी को क्या लगेगा कि यार सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो कर सकते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट है तो दे सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इसमें कितना एक फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी जाती है कि इसमें दिया हुआ है कि एज इट डज नॉट इन्वॉल्व द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। यानी अगर ये साबित हो जाएगी सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री हो रहा है तो फिर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी थ्रू आर्टिकल 368। रिसेंटली यानी 2015 में मोदी सरकार के आने के बाद में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था to give effect to acquiring certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of an agreement entered into between government of India and government of Bangladesh। इसमें इंडिया ने क्या ट्रांसफ़र किया था, 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफ़र की थी, बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स इंडिया को की थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी टेरिटरी तो हम सीड ही कर रहे हैं ना, तो इसीलिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें करना पड़ा था। और बेसिकली क्या है, इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री लाइन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और उसका क्लियर डिमार्केशन नहीं है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे स्पाइक्स टाइप के इंडिया में आए हुए हैं और इंडिया के स्पाइक्स टाइप के एकदम बांग्लादेश में गए हुए हैं, तो उस बॉर्डर्स की निगरानी करना बहुत कठिन हो जाता है। तो उसको स्मूदन करने के लिए और क्लियर कट डिमार्केशन करने के लिए ये स्टेप किए गए थे। ऐसे एनक्लेव्स टाइप की जा रखी है अंदर। अब उतने पतले और नैरो एरियाज़ की आप कैसे करेंगे, कोई उधर से इधर आ जाता है, इधर से उधर चला जाता है, तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। कई घर ऐसे हैं कि उस घर का पता चला किचन बांग्लादेश में है और उसका ड्राइंग रूम इंडिया में है, तो वो स्मूदन करने की कोशिश की गई थी इसके थ्रू। तो कुछ एरियाज़ हमें उन्हें देने पड़े थे, कुछ उनके एरियाज़ हमारे में जो उनके स्पाइक्स टाइप के आ रहे थे वो एरियाज़ हमें अपने में करने पड़े थे। तो ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। 2 अदर प्रोविजंस इन द एग्रीमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, ट्रांसफरिंग एडवर्स पोजेशंस, डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अंडर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच। अब 100th जो अमेंडमेंट हुआ था उसने मॉडिफाई किया था प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट्स। ये 4 स्टेट्स इसके अराउंड ही हैं बांग्लादेश के, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। फर्स्ट शेड्यूल में हमें फिर चेंज करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है कि स्टेट्स और उनकी टेरिटरीज दी होती है, तो इधर तो क्या हो रहा है, हम अपने एनक्लेव्स उनको दे रहे हैं, तो हमारा स्टेट्स का एरिया चेंज हो रहा है ना जो सराउंडिंग है, इसके लिए फिर फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टेरिटरी भी चेंज हो रही है। अब इसका बैकग्राउंड आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल्ड है और ज़रूरत भी नहीं है एज सच प्री के लिए और मेंस के लिए भी। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया क्या है, 2 तरह की पॉलिटी थी इंडिया में। एक तो ब्रिटिश, मतलब 2 तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स थी, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और एक था प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश थे और जितने प्रिंसली स्टेट्स थे वो नेटिव प्रिंसेस के अंडर में थे, बट दे वर सब्जेक्टेड टू पैरामाउंट्सी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब उनको राजा बने रहने दिया गया था, बट उन्होंने क्या स्वीकार किया था, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार कर रखी थी। वो हम ये कह सकते हैं सोवेरेन नहीं थे। राजा तो अपने यहाँ बने हुए थे बट सोवेरेन नहीं थे, और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये वो चीज़ें सब ब्रिटिश कंट्रोल में ही रहती थी। बाकी वो अपना इंजॉय करते थे जो भी उनको क्या बोलेंगे विशेषाधिकार मिले हुए थे राजा के तौर पर। अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वो तो डायरेक्टली इंडिया का पार्ट हो गए थे 1947 के बाद में, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के केस में ऐसा नहीं हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 3 ऑप्शन दिए प्रिंसली स्टेट्स को, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो,
या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। तो ये बड़ा ही एक खेल टाइप का लगता है अंग्रेज़ों का कि भाई इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन क्यों दिया। इससे तो भारत के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो सकते थे। अब 552 स्टेट्स थे जो कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के अंदर थे। उन 552 में से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, लेकिन 3 स्टेट्स ऐसे थे जो कि बड़े बड़े स्टेट्स थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ज्वाइन करने से, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, पर बाद में इनको ज्वाइन करा लिया गया। हैदराबाद में तो पुलिस एक्शन या कह सकते हैं आर्मी एक्शन लेना पड़ा और निज़ाम को कंट्रोल करके हमने हैदराबाद को कंट्रोल कर लिया। जूनागढ़, वहाँ पर रेफरेंडम कराया गया, जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया और बेचारा अपनी एक बीवी भी यहीं छोड़ गया था गलती से कुत्ते ले जाने के चक्कर में। और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, क्योंकि हरी सिंह ने जब देखा पाकिस्तान का आक्रमण हो रहा है कबायलियों के वेश में, तो उन्होंने भी दबाव में आके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फिर साइन कर दिया। तो ये तीनों भी इंडिया में आ गए। अब उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 4 स्तर पर क्लासिफिकेशन था स्टेट्स का, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था। पार्ट ए स्टेट्स थे जिसमें 9 एस्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस थे। पार्ट बी स्टेट्स में 9 एस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पास की अपना लेजिस्लेचर था। पार्ट सी स्टेट्स थे एस्टवाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस प्लस सम प्रिंसली स्टेट्स, ये टोटल 10 थे। और पार्ट डी स्टेट में सिर्फ अंडमान निकोबार आइसलैंड था, अंडमान निकोबार आइलैंड था, सॉरी। अब हम ये देखते हैं कि आगे कैसे स्टेट्स बने और कैसे फर्दर लिंग्विस्टिक बेसिस पे कैसे स्टेट्स बने। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन था प्रिंसली स्टेट्स का विद रेस्ट ऑफ इंडिया वाज जस्ट एन एडहॉक अरेंजमेंट। अभी क्या हुआ कि डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स स्पेशली साउथ इंडिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्ट हुई कि भाई हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के मुखर थे दक्षिण भारत के क्षेत्र। जून 1948 में क्या होता है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है जिसके चेयरमैन थे एस के धर। इसको धर कमीशन भी बोला जाता है। सबसे पहला कमीशन था जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था। जून में इसका गठन होता है। 4 महीने बाद ही दिसंबर 1948 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें इन्होंने रिकमेंड किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो धर कमीशन ने बोला कि भाई ऐसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स का गठन होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर से। अब इसके ऊपर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रोष हुआ देश भर में। रिसेंटमेंट ओवर दिस रिपोर्ट लेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बाय कांग्रेस। अब नेक्स्ट जो है धर कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब जब इसकी रिपोर्ट उसने दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कन्वीनियंस के हिसाब से ही स्टेट्स बनने चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो उसके ऊपर जब लोगों की नाराज़गी बढ़ी तो फिर कांग्रेस ने अपना एक कमेटी बनाई जिसे जेवीपी कमेटी कहते हैं। जेवीपी कमेटी का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, तीनों कांग्रेस के मेंबर थे, बड़े लीडर थे, तो इनको मिला करके एक कमेटी बना दी गई। अब इस कमेटी ने ये भी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी थी बेसिकली, जेवीपी तो तीनों के नाम की वजह से कह देते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में दी। इसने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद में क्या हुआ कि पोट्टी श्रीरामुलु थे जो कि कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक पे चले गए 56 दिन के और मर गए। अब उनकी डेथ के बाद में कांग्रेस के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव पड़ा कि इट वाज फोर्स टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन 1953 नोन एज आंध्रा स्टेट। और आंध्रा स्टेट कैसे बनाया गया था, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्रा स्टेट बना दिया गया था तेलुगु लोगों के लिए बेसिकली। अब क्या हो गया, और लोग भी डिमांड करेंगे। जब एक को मिल गया, आंध्रा स्टेट मिल गया तेलुगु स्पीकिंग लोगों को, तो और लोग भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे कहेंगे कि हमें स्टेट चाहिए। तो दिसंबर 1953 में क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर होना पड़ा 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली बनाना पड़ा। फजल अली कमीशन बनाना पड़ गया 1953 में, 4 साल बाद। 1949 में जेवीपी ने अपना वो किया था, रिकमेंडेशन दिया था, और 1953 में उसको 4 साल बाद एक तरीके से कह सकते हैं फोर्स होके आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा। और सेम ईयर, क्योंकि अब सबको चाहिए अपना अपना स्टेट, तो जब आंध्रा स्टेट बन गया 1953 में, तो 1953 में ही 3 मेंबर की एक फजल अली कमीशन बनाना पड़ा जिसके चेयरमैन फजल अली थे और अदर मेंबर्स थे के एम पनिकर और एच एन खुंजरू। इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इसने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, बट रिजेक्ट कर दी जो थ्योरी थी 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की। इसने बोला कि पहली जो प्रायोरिटी है वो यूनिटी ऑफ इंडिया है, ये प्राइमरी कंसिडरेशन है इन एनी री ड्राइंग ऑफ द कंट्री
एज पॉलिटिकल यूनिट्स। फजल अली कमीशन ने 4 मेजर फैक्टर आइडेंटिफाई किए दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। 4 फैक्टर्स क्या हमें अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे जब हमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करना पड़ेगा, तो उसने ये 4 फैक्टर्स थे। प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। पहला तो यह है कि भाई हमें अपनी कंट्री की यूनिटी और सिक्योरिटी तो मेंटेन रखनी है। दूसरा है लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी भी देखनी है। अगर कोई स्टेट हम बना रहे हैं तो भाषा और वहाँ की जो संस्कृति है वो मिलती जुलती हो, तो ये भी अगर हो जाए तो अच्छा है। थर्ड है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, कि भाई हमें ये भी देखना है कि जो है उसमें फाइनेंशियल जो है कंट्री का कोई हार्म तो नहीं हो रहा, इकोनॉमिक बेसिस पे कोई हार्म तो नहीं हो रहा, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कंसिडरेशंस भी ध्यान में रखने कि प्रशासन चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। फोर्थ है प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल। और जो हम वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए जो भी प्लानिंग और प्रमोशन करेंगे वो हर स्टेट और साथ साथ पूरे नेशन के लिए जो है वो कायदे से काम कर सके। अब इसने रिकमेंड क्या किया, ये 4 पॉइंट तो उसने ये बताया था कि ये हमें ध्यान में रखना है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? उसने सजेस्ट किया कि ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है ABCD वाली स्टेट्स की, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और बोला गया, उसने ये सजेस्ट किया कि 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज बनाई जाए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको मोटा मोटा एक्सेप्ट कर लिया, थोड़े से मॉडिफिकेशन किए। उसने क्या किया, 16 स्टेट्स की बजाय हमारे यहाँ ना 14 स्टेट्स बनाए गए थे। जैसे उसने 16 स्टेट्स के लिए रिकमेंडेशन दी थी, तो हमारे 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ बनाए गए थे। उसने कितने बोले थे? 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, और हमने क्या बनाया? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड का मतलब भी यूनियन टेरिटरीज़ ही होता है ना। तो और ये चीज़ें करने के लिए, जिसके सजेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 पास किया गया। 2 चीज़ें की गई, मतलब अब डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया कि उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, और पार्ट्स की स्टेट्स को एबॉलिश कर दिया। कुछ स्टेट्स को मर्ज कर दिया एडजेसेंट स्टेट्स में, और कुछ स्टेट्स को कुछ अलग उनको यूटी बना दिया गया। एज अ रिजल्ट 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ वर क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। अब 1 नवंबर 1956 को हमारे पास पार्ट ABCD की बजाय 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ आ गए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसने क्या एस्टेब्लिश किया? नया स्टेट बनाया केरला बाय मर्जिंग त्रावणकोर कोचीन स्टेट। त्रावणकोर कोचीन एक स्टेट था। मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट, कासरगोडे ऑफ साउथ कन्नड़ा यानी दक्षिण कन्नड़। केरला का गठन किया कैसे? त्रावणकोर कोचीन स्टेट को मिला करके, मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास को मिला करके, और कासरगोडे ऑफ साउथ कन्नड़ा को मिला करके। आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया, उसे कैसे बनाया? उसमें तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद मिक्स को मर्ज कर दिया और आंध्रा स्टेट को मर्ज कर दिया। पहले आंध्रा स्टेट बनाया था सिर्फ मद्रास से जो है तेलुगु स्पीकिंग लोगों को निकाल करके, वो आंध्रा स्टेट था ये वाला, मद्रास से निकाल करके तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मिला करके। अब वो वाला आंध्रा स्टेट को मिला दिया तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद स्टेट के, तो वो बन गया आंध्र प्रदेश स्टेट। इट मर्ज्ड मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट एंड भोपाल स्टेट इनटू मध्य प्रदेश। तो जो है मध्य भारत स्टेट और विंध्य प्रदेश स्टेट और भोपाल स्टेट को मर्ज कर दिया मध्य प्रदेश में। सौराष्ट्र स्टेट कच्छ स्टेट को बॉम्बे स्टेट में, कुर्ग स्टेट को मैसूर स्टेट में, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी पेप्सू को पंजाब स्टेट में, अजमेर स्टेट को राजस्थान स्टेट में। एक नई यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर दी फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच्ड फ्रॉम मद्रास स्टेट नेम्ड लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स। तो एक नई यूनियन टेरिटरी मद्रास से टेरिटरी निकाल करके बना दी गई लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड। अब न्यू स्टेट्स एंड यूटीज़ क्रिएटेड आफ्टर 1956। अब ये जो हमारा फजल अली कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन के बाद में हमारे यहाँ 14 स्टेट और 6 यूटीज़ तो बन गए। अब 1956 तक ये स्टेटस आ गया। अब 1956 के बाद क्या हुआ, कई सारे स्टेट्स का फिर से बाइफर्केशन करना पड़ा, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पर जो स्टेट्स को बनाने की डिमांड है ये कंटिन्यू रही। तो हम देखते हैं कि अब आगे कैसे होगा। 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ हैं हमारे पास।
डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ सम मोर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चरल होमोजेनिटी लेड टू द बाइफर्केशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। 1960 में सबसे पहले बाइफर्केशन हुआ बॉम्बे का। बॉम्बे में से महाराष्ट्र अलग कर दिया गया मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए, गुजरात अलग कर दिया गया गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए। तो इस तरह से गुजरात बन गया 15th स्टेट। अब 1961 में क्या होता है, दादरा एंड नगर हवेली को यूटी बनाया जाता है। 1954 तक ये पुर्तगालियों के पास था दादरा एंड नगर हवेली। 1954 से 1961 तक क्या किया गया, इसे एडमिनिस्टर किया गया बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर चूजन बाय द पीपल देमसेल्व्स। और 7 साल बाद 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको कन्वर्ट कर दिया गया यूटी के अंदर। 2019 में क्या किया गया कि पार्लियामेंट ने दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला करके एक यूटी बना दिया। तो अब दादरा नगर हवेली अकेला यूटी नहीं है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये पूरा मिला करके यूटी है। 1962 में क्या हुआ, ये भी पुर्तगालियों के पास था, गोवा दमन एंड दीव। तो 1962 में ये पुलिस एक्शन के द्वारा, 1961 में पुलिस एक्शन के द्वारा इनको हमने एक्वायर कर लिया और इन तीनों को गोवा दमन एंड दीव को मिला करके एक यूटी बना दिया और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा। बट 1987 में क्या होता है, गोवा को स्टेटहुड मिल गया तो दमन एंड दीव सेपरेट यूटी बन गए। और आज की डेट में तो दमन एंड दीव ऊपर हमने देख लिया है, दादरा नगर हवेली के साथ मिक्स है। पुडुचेरी को 1962 में यूटी बनाया गया। पुडुचेरी पहले फ्रांस के कब्जे में था और पुडुचेरी जो फ्रांस का पुडुचेरी था वो 4 एरियाज़ को मिला करके बोला जाता था, पुडुचेरी कराईकल माहे यनम। ये 4 अलग अलग एरियाज थे जो फ्रांस के पास थे। अभी भी आप देखेंगे जो पुडुचेरी स्टेट है इंडिया के मैप में अलग अलग छोटे जो डॉट टाइप के बने हुए हैं वो सारे एरियाज़ मिला करके पुडुचेरी है। वो असल में पुडुचेरी कराईकल, असल में जितने भी हमारे देश पे अटैक करते थे लोग, वो उन्हें क्या चाहिए होता था, उनको कोस्टल एरिया चाहिए होता व्यापार के लिए कि भारत से ले गए सामान और वहाँ शिप से ले गए। तो वो ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ पे अपने आप को स्टैब्लिश करते थे। अंग्रेज़ों का तो पूरे इंडिया पर ही था, लगभग बहुत बड़े एरिया पर था, लेकिन छोटे छोटे जो इन्होंने कॉलोनीज़ बना रखी थी ज़्यादातर इनका इंटरेस्ट कोस्टल एरियाज़ में रहता था। तो ये कोस्टल एरियाज़ में ही है पूरा पुडुचेरी कराईकल माहे यनम। इसे मैप में आप लोकेट करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1954 में क्या हुआ, फ्रेंच ने हैंड ओवर कर दिया इंडिया को पुडुचेरी और 1962 में इसको 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको यूटी बना दिया गया। नागालैंड को 1963 में एक स्टेट बनाया गया बाय टेकिंग आउट नागा हिल्स एंड तुएनसांग एरिया आउट ऑफ असम स्टेट। नागालैंड वाज मेड टू सेटिस्फाई मूवमेंट ऑफ हॉस्टाइल नागाज। नागालैंड वाज 16th स्टेट। गुजरात के बाद नागालैंड बना, गुजरात था 15th जब बॉम्बे से अलग किया गया, फिर नागालैंड बना 16th और बीच में जितने आए थे वो सारे यूटी थे अभी तक। अब आते हैं हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। 1966 में क्या हो गया, पंजाब को बाइफर्केट कर दिया गया बाय पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 टू क्रिएट हरियाणा 7th स्टेट एंड चंडीगढ़ यूटी। दिस फॉलोड डिमांड फॉर अ सेपरेट सिख होमलैंड पंजाबी सूबा बाय अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन 1966 पंजाबी स्पीकिंग एरियाज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब, हिंदी स्पीकिंग एरियाज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू स्टेट ऑफ हरियाणा, हिल एरियाज वर merged with adjoining UT of हिमाचल प्रदेश। बट 1971 में क्या हुआ, UT of हिमाचल प्रदेश was given statehood and it became 18th state of India। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। 1972 में क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो ये किसके द्वारा किए गए थे, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 विद इफेक्ट फ्रॉम 21 जन 1972। मणिपुर जो तक एक यूटी था उसको स्टेटहुड मिला तो ये 19th स्टेट बन गया। 18th था हिमाचल, 19th बना मणिपुर। त्रिपुरा भी यूटी था वो 20th स्टेट बन गया। मेघालय जो कि एक सब स्टेट था अंडर असम वो भी 21st स्टेट बन गया। और 2 नए यूटीज़ आ गए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो मेघालय का क्या था, बेसिकली मेघालय का ये था कि पहले मेघालय को ऑटोनोमस स्टेट और सब स्टेट बना के रखा गया था असम के अंडर में। अपना लेजिस्लेचर था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, बट लोग चाहते थे अपना फुल एक स्टेट हमारे पास फुल फ्लेज्ड हो, तो ये बना दिया गया 1972 में। अब आप देखिए असम इतना बड़ा था कि इसमें से यूटी बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को अलग करा गया, मिजोरम को भी इसमें से अलग करा गया, मेघालय को भी इसमें से अलग किया गया। असम पहले बहुत बड़ा एरिया को बोला जाता था। सिक्किम का क्या था, सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था 1947 तक। यहाँ पर चोग्याल का शासन था।
1947 में लैप्स ऑफ पैरामाउंट से हुआ, सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट बन गया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि हमारे प्रोटेक्शन में था तो डिफेंस हम ही देखेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स भी हम ही देखेंगे और कम्युनिकेशन भी हम ही देखेंगे। 1974 में क्या हो गया, सिक्किम ने ज़्यादा ग्रेटर एसोसिएशन के लिए डिज़ायर किया, तो उसके लिए 35वां संविधान संशोधन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 कन्फर्ड सिक्किम स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट। और ये इसी के लिए वो आर्टिकल 2A लाया गया था, एसोसिएट स्टेट का भी एक अलग से दर्जा देने के लिए। एसोसिएट स्टेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी पहले, और इसी के लिए क्या किया, आर्टिकल 2A इंसर्ट किया, न्यू शेड्यूल 10th इंसर्ट किया, कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एसोसिएशन वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि आर्टिकल के अंदर में बहुत सारी डिटेल्स नहीं डाली जाती हैं, वो शेड्यूल के अंदर में डाली जाती हैं। तो सिक्किम को हम आर्टिकल 2A तो हमने इसको दर्जा दिया एसोसिएट स्टेट का, वो लिख दिया आर्टिकल 2A में। अब सिक्किम के साथ में क्या शर्तें रहेंगी, कैसे कैसे जुड़ेगा, उसकी पूरी डिटेल्स के लिए एक शेड्यूल ऐड किया, 10th शेड्यूल टर्म्स एंड कंडीशंस वाला। बट 1975 में क्या हुआ, अब लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, वो चाहते थे चोग्याल का शासन हटे और डायरेक्टली हम इंडिया में मर्ज हो जाए एज अ फुल स्टेट। तो रेफरेंडम कराया गया, लोगों ने अबोलिशन ऑफ चोग्याल के फेवर में वोट किया और सिक्किम बिकमिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया के फेवर में वोट किया। तो 1975 में बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको पूरा फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बना दिया गया। इट वॉज 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। और न्यू आर्टिकल 371F was added to provide for certain special provisions with respect to the administration of सिक्किम। एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 371F, क्योंकि कुछ स्पेशल प्रोविजंस सिक्किम को हमें देने थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन में। और इसी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 2A जो कि सिक्किम को पहले एसोसिएट का दर्जा देने के लिए लाया गया था, और 10th शेड्यूल जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया था, तो ये दोनों हटा दिए गए। और फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल को भी अमेंड करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में इसकी टेरिटरीज और बाकी चीज़ें जो होती हैं कि राज्यसभा में क्या सीटें वगैरह रहेंगी उसकी डिटेल, उसको भी अमेंड करना पड़ा हमें। नाउ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 1987 में 3 नए स्टेट्स बने। मिजोरम 23rd स्टेट बना। इसमें क्या किया गया, मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन किया गया था 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिजो नेशनल फ्रंट MNF के साथ में पीस अकॉर्ड साइन किया और एंडिंग इंसर्जेंसी ऑफ 2 डिकेड्स, और इसके द्वारा मिजोरम को 23rd स्टेट बना दिया गया। अरुणाचल 24th बना, क्योंकि पहले एक UT था। गोवा 25th स्टेट बन गया, इसको सेपरेट किया गया था गोवा, दमन एंड दीव की टेरिटरी से। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 में क्या हो गया, 3 नए स्टेट और बने। छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके 26वां स्टेट बना। उत्तराखंड UP से अलग करके 27वां स्टेट बना। झारखंड बिहार से अलग करके 28वां स्टेट बना। 2014 में तेलंगाना 29th स्टेट बना। इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑफ आंध्र प्रदेश। सो बाय 2014 यूनियन ऑफ इंडिया हैड 29 स्टेट्स एंड 7 UTs। अब 2019 में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाइफर्केटेड इनटू 2 UTs। पहले स्टेट था तो 2 UT में बदल गया, तो यानी 29 स्टेट थे 2014 तक। अब स्टेट क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट खत्म हो गया तो 28 स्टेट हो गए, और बदले में क्या मिल गई, 2 UTs मिल गए हमें, जम्मू एंड कश्मीर UT और लद्दाख UT। यानी UT अगर वहाँ 7 थे तो अब 9 हो जाने चाहिए, बट क्योंकि 2 UTs को हमने वहाँ पर भी मर्ज किया, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, तो 9 के बदले फिर वापस 8 हो गए। तो स्टेटहुड को चेंज कर दिया, ये हो गया, हमने पढ़ ही लिया। एज ऑन 2021 यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 UTs। अब चेंजेस ऑफ नेम्स देख लेते हैं, कुछ प्रोविंसेस या स्टेट्स के नाम जो चेंज हुए। पहला स्टेट जिसका नाम चेंज हुआ था वो था यूनाइटेड प्रोविंस, उसको उत्तर प्रदेश बनाया गया था 1950 में। मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु रखा गया था 1969 में। मैसूर का नाम बदल के कर्नाटका 1973 में। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिन देवी आइलैंड्स, इनका नाम बदल के लक्षद्वीप 1973 में। UT ऑफ दिल्ली का नाम बदल करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1992 में रखा गया था। इसके लिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 पास किया गया था, और बट इसको अभी भी फुल फ्लेजेड स्टेटहुड नहीं है। उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया 2006 में। पौंडीचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी 2006 में। ओडिशा का नाम बदल के ओडिशा 2011 में। अब 2021 में टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसी है, तो इसमें कौन कौन से स्टेट हैं उसकी ये पूरी लिस्ट है।
मैं इस लिस्ट में यूटी की दिल्ली को मेंशन करना भूल गया था। तो 8 हमारे पास में यूटीज़ हैं और 28 हमारे पास में स्टेट्स हैं एज ऑन डेट।